हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं EMRS के लिए जनरल पेपर के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और NEP के क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ ICT, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और हिंदी। इनके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। किसी का एक क्वेश्चन है तो किसी के 3 क्वेश्चन है तो किसी के 4 क्वेश्चन है, लेकिन इन सारे पोर्शन से क्वेश्चन है। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आप अपने आप को अच्छे से इवेलुएट कर पाओगे कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो चलिए। और ऐसे मिक्स्ड करने से आप लोग बोर भी नहीं होंगे, मेन बात ये। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब चैनल आर्या साइको ब्रेन, टेलीग्राम चैनल आर्या साइको ब्रेन, यहाँ पर आपको सारी PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो ये आपकी इंस्टाग्राम ID है। यहाँ पर आप अपना कोई डाउट, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ, चलो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपका ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, नहीं इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इसको भी छोड़ो। तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, असर्शन और रीज़न का। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न मैंने समझाए हुए हैं कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए, आपका असर्शन है कि द फिलामेंट इनसाइड ए बल्ब इज मेड ऑफ कॉपर। बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो तांबे का बना होता है। रीज़न आपका कहता है यूजुअली देयर इज़ वैक्यूम इन द बल्ब। आमतौर पर बल्ब में क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो आपको ये बताना है जो आपका जो असर्शन है वो रीज़न को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, या असर्शन सही है या रीज़न सही है। ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन कहते हैं बोथ A एंड R, असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। B कहता है कि A और R, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन R जो है वो A की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। C कहता है A सही है लेकिन R गलत है। D कहता है A फॉल्स है और R जो है वो सही है। E कहता है दोनों A और R गलत हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अगर आपने साइंस मतलब कि NCERT पढ़ी है 8th 9th की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है और जनरल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब कि बल्लभ वाला ये क्वेश्चन। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। मुझे लगता है सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो यहाँ पर जो अपना रहने वाला है E ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीज़न दोनों ही यहाँ पर गलत है। अब गलत क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखो, द फिलामेंट इनसाइड ए बल्ब इज मेड ऑफ कॉपर। जो बल्ब के अंदर का फिलामेंट होता है वो तांबे का नहीं होता है, तो होता किसका है, वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। क्लियर। अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न कहता है यूजुअली देयर इज़ अ वैक्यूम इन अ बल्ब। नहीं, यहाँ पर क्या होते हैं, एक्रिय गैसें होती हैं जो रिएक्शन वगैरह नहीं करती है। मोस्टली जो बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो वैक्यूम कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर A और R दोनों ही गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा, D। बोथ A और R आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन अब सॉल्व करो। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिलेबस में अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में मेंशन भी कर रखा है ये टॉपिक आपका। चलिए बताइएगा, आपको बताना है कि जो चिंपैंजी, भालू और पशु, इनका रिलेशन आपको बताना है। किस किस का बताओगे। और DSSB PRT 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन लग रहा है तो करिए सॉल्व। चिंपैंजी, भालू और पशु, सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनमें कॉमन कौन सा है। चलिए कर लिया सॉल्व। अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जो अपना पशु है वो कॉमन है, तो यहाँ पर पशु बना दूंगी मैं। पशु क्या है, ये कॉमन है। अगर भालू की बात करूँ और चिंपैंजी की बात करूँ तो ये दोनों पशु ही तो हैं। जो यहाँ पर आपका चिंपैंजी आ जाएगा और यहाँ पर आपका भालू आ जाएगा।
तो ये ए जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पशु है, यहाँ पर एक चिंपैंजी है, यहाँ पर भालू है। चलिए अब रीजनिंग का एक क्वेश्चन और बचता है ब्लड रिलेशन वाला, उसको भी निपटा लेते हैं हाथों हाथ। चलिए केवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कर दीजिएगा फटाफट से सॉल्व। कहता है मुकेश इज द ब्रदर ऑफ सतीश, दीप्ति इज द सिस्टर ऑफ सौरभ, सतीश इज द सन ऑफ दीप्ति, हाउ इज मुकेश रिलेट टू दीप्ति। मुकेश सतीश का भाई है, दीप्ति सौरभ की बहन है, सतीश दीप्ति का बेटा है, तो मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित हैं। फटाफट से सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो हम भी फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, मुकेश सतीश का भाई है, तो सतीश का भाई कौन है, मुकेश है। यहाँ पर लिख दो सतीश, और सतीश का भाई कौन है, मुकेश है, यहाँ पे मुकेश है। अगर आगे मैं बात करूँ तो दीप्ति सौरभ की बहन है, दीप्ति सौरभ की बहन है, यहाँ पे दीप्ति और सौरभ का कोई जिक्र फिलहाल के नहीं हुआ है, तो हमें पकड़ना है मुकेश और सतीश से जो रिलेटेड है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, सतीश दीप्ति का बेटा है। अब ये सतीश का यहाँ पे जिक्र आ गया, और किसका बेटा है, ये दीप्ति का है। यहाँ पर ऊपर लिख देंगे दीप्ति। ठीक है, ये दीप्ति का बेटा है, कौन, सतीश है। चलिए अगर आगे मैं बात करूँ, मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, इस दीप्ति से कैसे संबंधित है मुकेश। अगर ये लाइन जो हमने छोड़ी थी इसको अगर हम अब देखें, दीप्ति सौरभ की बहन है, यहाँ पर दीप्ति किसकी बहन है, सौरभ की बहन है, यहाँ पे सौरभ, और ये है मुकेश, ये मुकेश है, सॉरी ये यहाँ पे मुकेश है, और यहाँ पे ये सतीश है, और ये सौरभ है। तो सौरभ और दीप्ति क्या है, भाई बहन है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सौरभ का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये खामखाई दे रखा है आपको पजल करने के लिए। तो रिलेशन पूछा है इस मुकेश का और इस दीप्ति का रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मुकेश बेटा है दीप्ति का, तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे सतीश बेटा है, तो यहाँ पे मुकेश भी तो बेटा ही होगा ना, ये दोनों अगर भाई है तो यहाँ पे बी अपना करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन कहता है, इन ऑर्डर टू डैश टू ए न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। आपके सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए कर दीजिएगा इसको सॉल्व फटाफट से। यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो, इन ऑर्डर टू डैश टू न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। यहाँ पे क्या कहता है, उस संस्कृति के तौर तरीकों से तालमेल बिठाने के लिए डैश किसकी ज़रूरत है, आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, या आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है, या आपको अडहियर करने की ज़रूरत है। तो बताएं मुझे यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है जी, वो रहने वाला है सी, अडेप्ट करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब आप किसी नए स्थान पर जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे अडेप्ट करते हो अपने आप को, उस नए इन्वायरमेंट में, उस कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे अडेप्ट करोगे। ठीक है, अगर इनका मतलब देखें, अवॉइड का मतलब होता है टालना, पता होगा अवॉइड तो आप अपने डेली लाइफ में इतना यूज़ करते हो, है ना। अगर अडॉप्ट की बात करें, अडॉप्ट होता है अपनाना किसी चीज़ को, और अडहियर का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटेंस देखें तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू ए न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वे ऑफ दैट कल्चर। चलिए अब आपका क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दैट सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। जिस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रही है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट दैम ऑन द सेल्फ। सी पिक्ड, सी लड़की के लिए यूज होता है, तो सी पिक्ड अप द बुक्स, उसने बुक्स को उठाया टेबल से और कहाँ पर रख दिया, सेल्फ पे रख दिया। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, ऑन द सेल्फ। सी पिक्ड अप
पुट दैम या लाई ऑन द टेबल, किस में एरर है? यहाँ पर पहले तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस आपका पिक्ड, यहाँ पे कौन सी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो समझ जाओ ये परफेक्ट की बात कर रहा है ना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, पिक्ड ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म की बात करी गई है। अगर यहाँ पर लाई ऑन द टेबल, लाई की बात करें तो लाई कौन सा हो जाएगा आपका? अगर यहाँ पे सेंटेंस देखें तो सेंटेंस आपका कौन सा है? ये पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लाई है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है वो भी अपनी देखो, लाई, यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो सेकंड फॉर्म लाई के जगह पर क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। तो इसलिए एरर कहाँ पर है? अपने डी में एरर है। तो यहाँ पे लाई की जगह पर ले ऑन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का DEET+B में आया हुआ क्वेश्चन 2022 में ही। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है और आपने नोटिस करा होगा तो DEET+B में हिंदी बहुत ही इजी पूछी जाती है। यहाँ पे बोला गया है कि अवसर का समानार्थी शब्द नहीं है। सिनोनिम और एंटोनिम है आपके सिलेबस में, तो बताइएगा फटाफट से, अवसर का समानार्थी शब्द नहीं है। ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मौका, स्थित, संभावना और अनअवसर। यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ पर अपना जो करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। अवसर का जो विपरीतार्थक होता है वो अनअवसर होता है। तो यहाँ पर जो समानार्थी नहीं है, कौन नहीं है, वो अनअवसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपको वर्तनी संबंधी शुद्धि से रिलेटेड है। वाक्य शुद्ध करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो अपना शुद्ध है उसको बताना है। यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दें, बी कहता है यहाँ अपना हस्ताक्षर लिखना होगा, सी कहता है यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दें, डी कहता है यहाँ अपना हस्ताक्षर बनवाएं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि अपना हस्ताक्षर लिखना होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ अपना हस्ताक्षर बनवाएं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। अब दिक्कत हमें आएगी ए और सी में, क्योंकि बहुत सिमिलर है, फ़र्क किसका? सिर्फ अपना और अपने का। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बताएं, यहाँ पे अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दें, ना कि अपना हस्ताक्षर कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन समास से रिलेटेड, प्रतिमान में कौन सा समास है? क्या कहते हैं कि प्रतिमान में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु और या अव्ययभाव समास। अच्छे से पता है आपको, अच्छे से करा रखे समास। तो यहाँ पर प्रतिमान में अपना अव्ययभाव समास रहने वाला है, ठीक है। पहला पद अव्यव होता है अव्ययभाव समास में। अगर द्विगु की बात करूँ तो द्विगु में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व क्या होता है? इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन ये मुहावरे से रिलेटेड है। मुहावरा कहता है बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घोर विपत्ति आना, रोष पूर्वक बिगड़ना, या फिर चकाचौंध होना। अपना फोर्ट कहता है दिखाई नहीं देना। तो बताए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? बिजली गिरना। तो यहाँ पर एक बात आपको बताती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने गर्म दूध लिया हुआ है अपने हाथ में, गर्म दूध अपने हाथ में लिया हुआ है। तो वो जो गर्म दूध है वो उसके पैरों पे गिर जाता है, तो वो चिल्लाने लगता है। तो इधर से उसकी मम्मा कहती है कि क्या हो गया, कौन सी बिजली गिर गई जो तुम इतने रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा बताएं? तो बिजली गिरना यहाँ पे घोर विपत्ति आना होता है, संकट आना। जनरली हम यूज़ करते हैं इस मुहावरे को।
रोज पूर्ण बिगड़ना, चकाचौंध होना, दिखाई नहीं देना, इनका तो कोई औचित्य नहीं बनता। चलिए अगला, ये भी मुहावरा है, घाट घाट का पानी पीना। बहुत ही ईजी और बहुत ही यूज़ होने वाला मुहावरा, डेली लाइफ में तो हर कोई इसको यूज़ करता है। तो घाट घाट का पानी पीना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, या फिर तरह तरह के एक्सपीरियंस प्राप्त करना, या फिर अनेक लोगों से मित्रता करना। तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है और इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, कि आपका जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, उससे रिलेटेड जो NEP 2020 है वो क्या बताती है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एस एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बी कहता है रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सी कहती है सबमिटिव असेसमेंट मेथड। फिर डी कहता है ऑल आर करेक्ट। तो फंसना नहीं है, सरकारी ऑप्शन देख के पहले ही बता दूं, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग फंस गए हो, ठीक है। यहाँ पर अपना जो करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एस एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब यही क्यों होगा, अगर आपने क्या, मैंने बहुत बार आपको परख करवाया हुआ है 2020 में, उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि रट लो, उस फुल फॉर्म को आ सकती है, 101% आ सकती है। अगर आपको परख थोड़ा बहुत भी ध्यान था तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर लगा सकते थे। अगर यहाँ पे रिकॉल की बात करूँ तो आप बच्चों को रट्टा थोड़ी मरवाओगे, रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब सबमिटिव असेसमेंट आपको पता है सबमिटिव क्या होता है, वो लास्ट में किया जाता है, जैसे आपकी फाइनल परीक्षाएं होती हैं। अब जैसे कि आपका EMRS का एग्ज़ाम है, किसका एग्ज़ाम है, EMRS का एग्ज़ाम है। अब जब लास्ट में आप बैठोगे पेपर में अपना एग्ज़ाम करोगे तो वो क्या है, सबमिटिव असेसमेंट है, जिसके बेसिस पर आपके नंबर आएंगे, आपको पता लगेगा सिलेक्ट हुए हैं या नहीं का तो चांस ही नहीं, आपको सिलेक्ट होना है, करके दिखाना है कुछ, तो वो सबमिटिव होता है। अगर फॉर्मेटिव की बात करें तो फॉर्मेटिव आपका बीच में होता है, ठीक है। अब जैसे हम ये जो क्लास में कर रहे हैं टेस्ट, वो क्या है, वो आपका फॉर्मेटिव है। जब आप पढ़ने के साथ साथ, अपनी तैयारी के साथ साथ टेस्ट क्वेश्चन पेपर PYQ लगाते हो तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ऑल आर तो करेक्ट बिल्कुल यहाँ पे चांस नहीं बैठता जब ये दो गलत है तो। अब ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ए ऑप्शन, हायर ऑर्डर स्किल एनालिसिस करना, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये स्टार्टिंग वाले जो हम स्किप करके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असेसिंग पीपल टू टेकिंग बेस्ट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर। यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब है, कुछ इन्होंने लैंग्वेज अजीब सी लिख रखी है। यहाँ पे कहते हैं कि जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए क्या अपने उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए असेस करने के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ई पाठशाला है, या फिर सारांश है, या फिर साला सिद्धि है, या फिर स्वयं प्रभा है। तो स्वयं प्रभा पढ़ा रखा है, तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्णय समर्थन प्रणाली जो लोगों को उनके भविष्य के बारे में सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सहायता करता है, ताकि माता पिता बच्चों की प्रोग्रेस को देख सकें, खुद से देख सके, टीचर देख सके प्रोग्रेस को। तो बताओ, यहाँ पे हिंट मैंने बहुत दे दिया है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट की, तो यहाँ पे अपना करेक्ट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सारांश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन बेस्ड करंट अफेयर है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो जो सारांश है वो CBSE से संबंधित स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक आत्म समीक्षा और विश्लेषण का एक उपकरण है। तो जो सारांश है वो सबसे पहले स्टार्ट करा था CBSE ने, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस लिए करा था, स्कूल में जो बच्चों के टीचर हैं
बच्चे खुद हैं वो अपना खुद इवेलुएट कर पाए, एनालिसिस कर पाएँ। ये एक टूल होता है आपका, जैसे ऐप होती है उस तरह से होता है। इसमें लॉगिन करना पड़ता है टीचर्स को भी, बच्चों के माता पिता को भी, जिससे वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस देख सकें, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में नहीं, उनकी क्लासेस में क्या चल रहा है, कैसे उनके टेस्ट में नंबर आते हैं, इस हिसाब से। तो यहाँ पर सारांश जो है वो स्कूलों के शिक्षक, मतलब कि उनके टीचर, उनके पेरेंट्स को करीब लाता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें, ताकि वे छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें, वो देख सके अपने बच्चों की उनकी प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकें। अगर जहाँ पर कमी है उसको और ज़्यादा वो इम्प्रूव कर सके। तो यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पहल है। किसका इनिशिएटिव है ये? बिल्कुल, ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले किसकी है ये? तो ये पहल है आपकी CBSE की। अगर यहाँ पे इसकी विशेषताएं की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? मेनली ये बात करता है 9th 10th +1 +2। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो वो तो रट लो इस क्वेश्चन को, उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि 9th 10th +1 +2 के लिए है ये। अब यहाँ पर यह स्कूलों को समग्र स्तर पर, स्कूलों में प्रत्येक छात्र के स्तर पर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र में उनके प्रदर्शन को देखता है। अब उनका एकेडमिक में क्या चल रहा है बच्चों का, और उनकी जो कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या चल रहा है, उसके प्रदर्शन को, उनकी परफॉर्मेंस को देखती है। अब कमी है तो इन्हांस कराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आसानी से समझने के लिए सभी जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मैट्रिक्स, चार्ट्स, ग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद यहाँ पर, और यह हेल्प कैसे करता है? हाउ डज इट हेल्प? बच्चों की हेल्प कैसे करेगा ये? सेल्फ रिव्यू, इसमें बच्चे खुद भी देख सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझसे कितने बच्चे आगे, कितने बच्चे मुझसे पीछे हैं, पता लग जाएगा। सेल्फ रिव्यू यहाँ पे कर लेंगे वो। विभिन्न विषयों में छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए स्कूल और अभिभावक बिल्कुल तैयार वो हो जाते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर स्कूल शिक्षक और अभिभावक को करीब लेकर आता है ताकि वे बच्चों की प्रगति को, उनकी प्रोग्रेस की निगरानी कर सके, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में हेल्प कर सके। अगर टेक डिसीजन ले सकते हैं इसमें। अब डेटा आधारित एनालिसिस जो है स्कूल और अभिभावकों को छात्रों के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। यहाँ पर क्या करेंगे? वो डिसीजन ले पाएंगे बच्चों की प्रोग्रेस को देखकर। अगर बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है क्लासेस में तो वो उनको इन्हांस कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन तो बेटर होगा किस किस के बीच में? बच्चों के जो माता पिता हैं और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बीच में। अब डेटा विजुअलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब बन जाता है कि डेटा को हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब डेटा आपका इतने सुंदर चार्ट में, ठीक है, यहाँ पे टेबल्स वगैरह बना के डेटा बच्चे का दिया जाएगा तो इजीली वो विजुअलाइज हो जाएगा ना, इजीली उसको देख पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, नूडल्स इज एब्रीविएशन ऑफ। नूडल नहीं है जो आप खाते हो, यहाँ पे नूडल्स की बात की गई है। तो एब्रीविएशन ICT के अंदर जो है ये कवर हो जाएगा आपका। तो बताना है मुझे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लर्निंग इन्वायरमेंट, B कहता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट, C कहता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट, 4th अपना कहता है कि मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लीगल इन्वायरमेंट। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या करेक्ट होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है वो अपना B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। अब ये होता क्या है समझ लेते हैं। देखो, जो मॉड्यूल होता है वो एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें जो एजुकेटर है वो अपना खुद का कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं कहीं भी किसी भी टाइम। और यहाँ पर क्या होगा, फ्री ओपन सोर्स है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ये। इसमें अप्रोक्स 48 लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट करा जा सकता है, तो पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है। अब अगर
पाइथन की बात करें, आईसीटी का ही क्वेश्चन है, तो पाइथन इज़ ए, क्या है पाइथन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर सर्च इंजन है, या फिर आपका स्नेक है? बताओ पाइथन क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं बी, या फिर ए, या फिर बी और सी ओनली, या फिर सी और डी। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, पाइथन क्या है? तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है जी, वो अपना रहने वाला है क्या? क्या? ए ऑप्शन, बिल्कुल। तो पाइथन आपकी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बस इतने ही थे हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पे करते हैं क्लास को ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सजेशंस ज़रूर देते रहे किस तरह से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।